हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम यूपीपीएससी आरओ टेस्ट नंबर सीरीज़ नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो ऑप्शन में दिया गया है सन 2017 में, वर्ष 2020 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के उद्देश्य में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह मिशन भारत के वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उसके निर्यात को एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है कनाडा, डी ऑप्शन में है जर्मनी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान प्रक्रिया की दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर देव संबंध हैं। तो शंकर देव कहाँ से संबंध है। ऑप्शन में दिया गया आगरा, बी में दिया गया जौनपुर, सी में दिया गया इम्फाल, डी में दिया गया असम से। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, असम से। शंकर देव असम और कामरूप के एकेश्वरवादी संत थे। वह विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। शंकर के उपदेशों को भगवती कहकर संबोधित किया करते थे क्योंकि वह भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थी। उनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 15 में इनमें से किसके भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन में दिया गया है धर्म व मूल वंश, बी ऑप्शन में है जन्म स्थान व जात, सी में है केवल जन्म स्थान व धर्म, डी ऑप्शन में है धर्म मूल वंश लिंग जात व जन्म स्थान। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धर्म मूल वंश लिंग जात व जन्म स्थान पर लगाता है। अनुच्छेद 15 में जो है वो धर्म मूल वंश लिंग जात और जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिषेध राज्य के विरुद्ध है, गैर सरकारी प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है इसका मुख्यालय पेरिस में है और सेकेंड स्टेटमेंट वाइज है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। तो सेकेंड तो करेक्ट हो जाएगा बट फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में ना होकर वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसलिए ऑप्शन केवल तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 1993 सदस्य देशों के संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्त पोषित एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका एक कथन एक सही नहीं है। इसका स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है श्रीशैलम, कावेरी नदी, हीराकुंड महानदी, बागिलहार चिनाब नदी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से हीराकुंड महानदी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। श्रीशैलम कावेरी नदी पर नहीं है, कृष्णा रिवर पर है, तो इसलिए केवल 2 और 3 करेक्ट हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रीशैलम जो है कृष्णा रिवर पर है। आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्रक में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए में संचार, सी में बैंकिंग, थर्ड में मत्स्यिकी। तो इसमें जो है मत्स्यिकी नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र में नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, सीमा, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। मत्स्यिकी जो है ये प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन में है भीतरी स्तंभ लेख, बी में है इलाहाबाद स्तंभ लेख, सी में है मंदसौर
अभिलेख और डी में है उदयगिरि अभिलेख। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भित्री स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान पर भित्री स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट के स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त को बुरी तरह से पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में है कुमारगुप्त। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के यानी सिल्वर कॉइन्स जो है जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य था, जिनके सिक्कों को गुप्त काल के रूपक कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ऑप्शन में दिया गया है आर्यभट्ट, बी में भास्कर, सी में ब्रह्मगुप्त, डी में वराहमिहिर। तो आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनके प्रसिद्धीकृत आर्यभट्टीय हैं। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन में है एरड़ से, बी ऑप्शन में है जूनागढ़ से, सी में है मंदसौर से, डी है सांची से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एरड़ से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है। इसमें गोगराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किसके काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन में है गुप्त काल, और बी में है मुगल काल, सी में है मौर्य काल, डी में है सातवाहन काल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गुप्त काल। जिस गुप्त काल के इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा, उस गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के माहौल में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगर हुएनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर निम्नलिखित में से क्या थी? ऑप्शन में दिया गया है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो समानता उपज का छठा भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था? ऑप्शन में है बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी में है सिंचित भूमि, सी ऑप्शन में है घने जंगली वाली भूमि, डी में है जोती हुई भूमि। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ऑप्शन ए में है बुद्धगुप्त, बी यशोधर्मन, सी शशांक, डी प्रभाकर वर्धन, सी में यशोधर्मन। मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। सी में है शांख दर्शन में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ए कपिल, बी गौतम, सी नागार्जुन, डी चार्वाक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कपिल। कपिल जो है सांख्य दर्शन में से इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन की प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि निम्नलिखित में किसके शासनकाल के थे? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य के, बी में अशोक के, सी में पुष्यमित्र शुंग के,
और डी ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन में है चारवाक ने, बी में है गौतम ने, सी में है कपिल ने, डी में है जैमिनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गौतम ने। डिटेल्स में देखते हैं न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, उन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपूर्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन में है चारवाक से, बी में जैन से, सी में बौद्ध से, डी में मीमांसा से। तो मीमांसा से हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपूर्व का सिद्धांत जो है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन एक अदृश्य शक्ति की परिकल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है। मीमांसा दर्शन इसे अपूर्व कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं हुआ है। ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी अभिनव गुप्त, सी रामानुज, डी माधव। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है, यह दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन में है कीर्तिमान बर्मन, सेकंड में है विक्रमादित्य बर्मन और सी में है पुलकेशिन प्रथम, डी में है पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। हर्ष की विजय फलस्वरूप उसके राज की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावी हो गया, अतः परिणाम स्वरूप नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध किया जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन में है कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज तथा प्रयाग में आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में किया था। भास्कराचार्य कौन थे। गणितज्ञ, चिकित्सक, संगीतज्ञ, खगोलविद। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है जिसकी लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बैनगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है। ऑप्शन में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है उड़ीसा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश से होता है। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम मुंडारा या मुंडारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी नदी रिवर जो है भारत के किन राज्यों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन में है केरल और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और डी ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश व बिहार। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है। भवानी रिवर जो है वो भारत, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में बहने वाली एक नदी है जो कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस 26 नंबर से कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।